हरी लक्ष्मी, जय श्री राम प्रियजन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं या फिर सुबह के 3 बज रहे हैं। मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, वो भी फ़तेहपुर, जो काफ़ी दूर है यहाँ से। तो अभी मैं जा रही हूँ नहा कर रेडी होने। उसके बाद मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़नी है और बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। मेरी तो पूरी तरह हालत ख़राब होगी और मेरा फेस देखने के बाद पता चल रहा होगा कि मेरी नींद कितनी ज़्यादा अच्छी से कंप्लीट हुई है। मेरी तो हालत ख़राब हो रखी है। इतना सुबह उठने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन मजबूरन उठना पड़ा। अभी मैं जाकर नहा लूँ ताकि पूजा पाठ करने का टाइम मिल जाए मुझे आराम से। ठीक है, चलो नहाते हैं फिर। आज तो मैं पूरा का पूरा ब्लॉग बनाने वाली हूँ अपने एग्जाम का। तो गाइस, मैं नहा कर पूजा पाठ करके रेडी हो गई हूँ। अब मुझे बालों को बांधना है, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करना है, फिर फतेहपुर के लिए रवाना होना है। और इतनी जल्दी मुझे करना पड़ रहा है सब कुछ कि मेरी वाट लग रही है। लेकिन मेरी तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और नाश्ता करने के बाद भैया को उठाऊंगी क्योंकि अभी वो खर्राटे मार के सो रहे हैं। उन्हीं के साथ जाना है मुझे। गाइस, वैसे तो मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपना लुक। ठीक तो लग रहा है ना पेपर के हिसाब से? पागल लग रही हूँ। हाँ, पानी ले आओ। जल्दी जल्दी से खाना खा लो भाई। चाय नहीं मिल रही है, सबसे ज़्यादा इसकी सामत आ रही है। रीतू को मैं बोल रही हूँ चाय बना दे, लेकिन वो बनाने को तैयार नहीं है। वो मैंने लिपस्टिक नहीं लगा रखी ना, इसलिए ऐसी लग रही हूँ। मेरे हाथ में कलावा है और इस बार ये बोला जाएगा कि कलावा नहीं उतारा जाएगा। देखो क्या होता है। मैंने नहीं पहन रखा है। यहाँ पे मैंने हल्का सा पहन रखा। अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो मैं तुरंत उतार दूँगी। गर्मी बहुत है। किसी को खाना है? हम घर से लगभग 5 बजे के आसपास में निकलते हैं और पास के रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से उठकर अच्छे से फ्रेश हो जाऊँ और अच्छे से सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाए। मैंने नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ता वगैरह खूब अच्छे से कर लिया। मुझे जल्दी उठने की इसलिए आदत है क्योंकि मुझे कम टाइम में समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है। जैसे मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँची, वहाँ पर और भी सारे स्टूडेंट थे जो ट्रेन का वेट कर रहे थे, मैं ही नहीं थी। मुझे ये बात पता थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। जैसे ही मैं ट्रेन पर एंट्री करती हूँ, वहाँ पर मुझे जगह तो नहीं मिलती, लेकिन मैं गेट के पास चावल की बोरी किसी ने रखी होती है, उसी बोरी पर बैठ जाती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता होता कि किसका है। मैंने पास में बैठी एक महिला से पूछा कि भैया आपका तो नहीं है? तो उन्होंने बोला साफ साफ कि मेरा नहीं है। फिर मैंने सोचा जिसका भी होगा आराम से बैठ जाती हूँ, इसमें क्या है। मेरे भैया बेचारे तो आराम से गेट के पास खड़े हुए थे। मैं थोड़ी देर बैठी ही थी, तब मुझे पता चला कि पास में बैठे एक भैया हैं, उनकी है और उनकी वाइफ बेचारी खड़ी हुई हैं। उनको ये बात बहुत ज़्यादा खल रही थी कि मेरी वाइफ खड़ी है, ये अनजान लड़की मेरी चावल की बोरी पर बैठी है। वो डायरेक्ट तो मुझसे कह नहीं सकते थे कि आप उठ जाओ, पता नहीं क्या सोच रहे थे। धीरे धीरे कह रहे थे अरे वाइफ को अपने पता नहीं क्या नाम लेकर कि बैठने है तो बैठ जाओ, चावल की बोरी पर बैठ जाओ। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैं उठ गई, बोली कि आप बैठ जाइए दी, मैं यहाँ ज़मीन के पास बैठ जाती हूँ। और वैसे भी वो सिस्टर थोड़ी सी मोटी थी और उनका एक बच्चा भी था जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था, इधर उधर कर रहा था। फिर मैंने सोचा ठीक है उनका है, बैठ जाएं, वरना अच्छा भी नहीं लगता ना कि आप बैठे रहो और आपसे बड़े जो है वो खड़े रहे। थोड़ी देर बाद उनसे मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हम प्रयागराज के एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां से हम ऑटो लेते हैं और दूसरे स्टेशन पर जाते हैं क्योंकि हमें दूसरी गाड़ी भी पकड़नी होती है। फिर हम जाकर स्टेशन पर पहुंचते हैं। साथ ही मुझे हमारे गांव के जो बगल में एक लड़की और 2 लड़के मिल जाते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि चलो कोई साथी मिल गया, अच्छा लगता है कोई साथ में हो आपके। और भैया हमेशा आगे आगे चलते, मैं उनके पीछे पीछे चलती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की आदत होती है। मैं आगे नहीं जाती क्योंकि मुझे लगता है कि आगे मैं वीडियो बनाऊंगी, भैया बोले कि अरे तुम्हें चलना है कि वीडियो ही बनाना है। फिर हम चौरी चौरा ट्रेन पकड़ते हैं। और यार ये गाड़ी मुझे इतनी ज़्यादा घटिया लगती है ना, इसके नाम से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं ना, इसमें भूसे की जैसे भर जाते हैं। उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी मतलब परेशान ही हो जाओ इंसान। फिर हम जाकर पहुँचते हैं फतेहपुर। फिर वहाँ देखती हूँ कि मैं हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी होता है। फिर मुझे जाकर सुकून मिलता है। ट्रेन पर इतनी ज़्यादा गर्मी और भीड़ थी कि मेरी हालत बुरी
तरह से ख़राब थी। भैया और बाकी सब लोग आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था वीडियो शूट करने में, बट थोड़ी सी शर्म आ रही थी। सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने पर ध्यान दे रहे थे, मैं वीडियो शूट करने पर ध्यान दे रही थी। फिर हमने एक ऑटो पकड़ी। ऑटो पकड़ने के बाद सीधे हम जाकर अपने कॉलेज पहुँचते हैं। कॉलेज में तो अभी एंट्री नहीं थी क्योंकि हम 11 बजे ही पहुँच जाते थे। वहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट वालों का क्वेश्चन पेपर हो रखा होता है, तो हम पास के मंदिर में जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था तो इसी स्कूल में आया था, पता नहीं क्या भाग्य था, दोबारा भी मुझे आने का मौका मिला। यहाँ पर मैं पहली बार जब आई थी तब जीजू के साथ आई थी, मैंने कोई रील नहीं बनाई थी। लगता है प्रभु ने चाहा कि मैं मंदिर का वीडियो बनाऊँ, इसीलिए दोबारा फिर से इसी स्कूल में हमको बुला लिया। वैसे ये मंदिर शांति नगर फतेहपुर में पड़ती है। सबसे बड़ी वाली मंदिर पर राधा कृष्ण जी थे। वैसे मुझे यहाँ की ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट जिस तरह से मैंने देखा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर एक और भोले बाबा का मंदिर था जहाँ पर सामने शिवलिंग थी और नंदी बाबा थे और अंदर भगवान शिव की काफ़ी अच्छी मूर्ति थी। मैं वहाँ तो नहीं अंदर जा पाई। और सामने दुर्गा माँ का मंदिर छोटा सा था और सामने ये हवन कुंड सा था। मुझे पता नहीं यहाँ पुराना कोई रहस्य है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे थे। और यहाँ पे जितने सारे लोग दिख रहे हैं ये सारे स्टूडेंट थे। ये सामने शनि भगवान का मंदिर था और एक और भगवान थे। पहले तो मुझे लगा कि पिताजी हैं, पता नहीं पिताजी नहीं थे, कोई और भगवान थे, मुझे उनकी नाम की तो जानकारी नहीं है। और एक और छोटी सी मंदिर थी जिसमें कामदगिरी महाराज थे और साइड में हनुमान जी महाराज की एक छोटी सी मंदिर थी। और इसी मंदिर में श्री श्री नारायण दास जी महाराज ने समाधि ली थी, जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। राधा कृष्ण मंदिर के सामने ही था और इन्होंने किस अवस्था में लिया था वो भी यहाँ पर मूर्ति के तौर पर दिखाया गया हुआ है। और इन्होंने 1008 में लिया था। ये मंदिर के पीछे का तालाब है जहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी और तालाब में काफ़ी सारी मछलियाँ थी। लोग जो आते थे इन मछलियों को दाना भी देते थे जो पूजा पाठ करने आते थे। तालाब के पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही थी क्योंकि यहाँ पर हल्की सी बारिश हुई थी। लेकिन थोड़ी देर में मंदिर के पुजारी जी आते हैं, वो बोलते हैं कि आप सभी अंदर आओ वरना गेट बंद कर दिया जाएगा। मैंने सोचा भैया जल्दी भागो वरना गेट बंद हो गया तो एग्ज़ाम पूरा क्या पूरा रद्द ही हो जाएगा मेरा। और उसके बाद 2 बजने को थे तो मैंने सोचा अब मुझे जाना चाहिए वरना एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो सीधे मैं चली गई एग्ज़ाम देने। फिर मेरा एग्ज़ाम 6 बजे ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पर मैंने सोचा कि बस ले लेते हैं क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमें कोई बस नहीं मिलती है। सेम प्रोसेस हम फिर वही अपनाते हैं। हम कॉलेज से ऑटो पकड़ते हैं, वहाँ से स्टेशन जाते हैं, स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ते हैं। खुशी की बात यह थी कि ट्रेन में भीड़ नहीं थी, मुझे काफ़ी अच्छी सीट मिल गई थी, मेरी फेवरेट वाली सीट मिल गई थी। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिलैक्स फील किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी तो मैंने कुछ खाया पिया और जैसे ही शाम हो रही थी मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर हम प्रयागराज स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम सीधे ऑटो करके जाते हैं बस अड्डे पर। हमें लास्ट में एक ही बस मिलती है जो कि कोंडोर तक जाती है। हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला। फिर हम 7 बजे तो बैठ जाते हैं बस पर, लेकिन इतनी ज़्यादा जाम थी, ट्रैफिक थी, क्या ही मैं बताऊँ, पता नहीं क्या कारण था। शायद संगम साइड तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। हम 2 घंटे फंसे थे, उसके बाद जाकर हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो रही थी ना, बोरिंग भी फील हो रहा था। फिर हम जाकर वेला देवी पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील होता है और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। घर तो पहुँचते पहुँचते लगभग बज जाते हैं 12 और मेरी बैंड बज जाती है यार।